is that? Light work with the bass on the track, on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, इस वीडियो में हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट को बनाना समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट में जो टर्म्स है, जो भी टर्म्स अब यूज्ड है, उस सारे टर्म्स का मतलब क्या है और क्या क्या प्रोसेस है, एसेट और लायबिलिटी को किस तरीके से बनाते हैं। दोनों में जो हम लोग आज से पहले जो 12th का या फिर जो पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट बना है उसके और कंपनी के बैलेंस शीट में क्या अंतर है, इस सब को हम लोग समझेंगे। तो गाइज, इससे पहले का शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का वीडियो बन चुका है, जिसका आपको आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और वैसे आप लोग चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहां पे भी जाके देख सकते हैं। सारा का प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बना के रखा हुआ है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गाइज, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये जो बैलेंस शीट बना हुआ है, ये एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और ये जो आप साइड देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी साइड है कंपनीज अकाउंटिंग का, मतलब कंपनीज बैलेंस शीट का, समझे। जैसे कि पहले जो होता था पार्टनरशिप में या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें बैलेंस शीट बनाते थे, एक एसेट साइड होता था और दूसरा लायबिलिटी साइड होता था। और लायबिलिटी साइड में हम लोग लायबिलिटी का पूरा आइटम लिखते थे, एसेट साइड में हम लोग एसेट का पूरा आइटम लिखते थे और दोनों का बैलेंस मिला देते थे और बैलेंस शीट मिल जाता था। यहां भी कुछ उसी तरीके से होगा, लेकिन ये जो बनेगा ना, ये वर्टिकल बनेगा। मतलब ये पहले हम लायबिलिटी लिखे और फिर इसके नीचे हम लोग फिर एसेट लिखेंगे, ठीक है। मतलब ऊपर लायबिलिटी फिर नीचे एसेट, लेकिन ये फॉर्मेट इसका इसी तरीके से रहेगा। बैलेंस जैसे आप देख रहे हैं एकदम पूरा वर्टिकल स्ट्रक्चर में, सेम ऐसे ही वर्टिकल स्ट्रक्चर में होगा। पहले होता था ना कि लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होता था और राइट हैंड साइड में एसेट होता था। तो इसमें हम लोग को वैसे नहीं करना है, इसमें हम लोग को वर्टिकल स्ट्रक्चर में बनाना है, एकदम मतलब सीधा बनाना है पूरा। इसके ठीक नीचे जो यहाँ पे जगह तो कम था, इसी वजह से सिर्फ हम लायबिलिटी साइड लिखे हैं, और इसी के नीचे ठीक फिर एसेट का पूरा बन जाएगा, समझे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको शुरुआत किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जैसे उसमें लिखते थे, जैसे जनरल में लिखते थे ना, बैलेंस शीट एज ऑन ऑफ कंपनी दिस दैट, जो भी वो पूरा यहां पे लिखेंगे डेट डाल के, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे उसमें कैपिटल लिखते थे, क्या लिखते थे, कैपिटल ऑफ द फर्म या ओनर जो कैपिटल लगाया वो लिखते थे। तो यहां भी सेम चीज है, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ये तीन पार्ट क्या है, कंपनी का कैपिटल है। अब कंपनी का जो कैपिटल है, देखिए शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि शेयर होल्डर क्या है, कंपनी का ओनर का जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है, उसी को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। और ये शेयर होल्डर्स फंड के लिए हम लोग एक अलग से बनाएंगे नोट्स, ठीक है, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। उस नोट्स में हम लोग निकालेंगे कि शेयर होल्डर फंड्स में एग्जैक्टली कितना पैसा है। तो वो ये समझाने के बाद हम फिर वो बताएंगे। तो चलिए देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी आप लोग जानते हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट में से जो हम लोग हिस्सा बचा के रख लेते हैं इन फ्यूचर में कभी भी लॉस उसको मेकअप करने के लिए, वही चीज है ये रिजर्व एंड सरप्लस, समझे। फिर देखिए लिखा हुआ है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये शेयर वारंट क्या है, जिस तरीके से शेयर कैपिटल है ना, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शेयर इशू करते हैं, वैसे ही शेयर वारंट भी इशू होता है, समझे। सेम उसी टाइप का ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है, उसी टाइप का ये भी एक निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, समझे। ये भी जैसे शेयर होल्डर्स में क्या होता था कि शेयर होल्डर्स एक पर्टिकुलर आदमी को हम लोग देते थे, तो ये भी वैसे ही जाएगा, ये भी एक पर्टिकुलर आदमी को ही देंगे, लेकिन ये ट्रांसफरेबल है, इजी बेयरिंग ट्रांसफरेबल है, समझे। एकदम इजी तरीके से हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में कोई पैसा मिला तो वो भी यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर, समझ गए बात। उसके बाद देखिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये क्या चीज है, ये कौन सा पैसा है जो कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, जो हम याद है आप लोग को सिखाए थे, तो उसमें क्या बताए थे कि शेयर अलॉटमेंट में कभी कभी क्या होता है कि शेयर एप्लीकेशन में जब हम लोग शेयर इशू करने के लिए जब ये प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा आदमी शेयर के लिए अप्लाई कर देता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग 2000 जो शेयर 2000 मांगा उसको 1000 शेयर दिए, और उसका जो 1000 का जो पैसा बाकी है
उस पैसा को तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, तो उस पैसा को हम लोग जो लिख देते हैं कि अलॉटमेंट में वो पैसा हम आगे यूज कर लेंगे। वो 1000 शेयर का जो भी वो पैसा दिया, ऐसे समझिए। देखिए मान लीजिए कि कोई है, ठीक है, मान लीजिए हम लोग 2000 शेयर इशू किए। कितना इशू किए? 2000 शेयर हम लोग इशू किए, ठीक। 2000 शेयर जैसे इशू किए तो कोई आदमी था जो कि हमको 2000 के बदले क्या किया, 3000 के लिए अप्लाई कर दिया। किसके लिए अप्लाई कर दिया? एप्लीकेशन दे दिया 3000 के लिए। तो हम लोग इसको इशू कितना करेंगे? 2,000 इशू करेंगे। तो 1000 जो पैसा बच गया, 1000 रुपया जो बच गया, ये 1000 रुपया क्या हो गया, हम लोग आगे अलॉटमेंट में इसको यूज कर लेंगे। आगे जो अलॉटमेंट होगा उसमें हम लोग इस पैसा को यूज कर लेंगे। तो जैसे ही आगे अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो ये पैसा फिलहाल जब तक यूज नहीं किए तब तक तो हमको कहां दिखाना होगा, तो इसी के अंडर दिखाएंगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझे? मतलब एप्लीकेशन मनी के रूप में हमको पैसा मिला, लेकिन वो एक्स्ट्रा मिल गया जो कि हम लोग अलॉटमेंट में यूज करेंगे। समझे बात? अब देखिए नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जो कि करेंट नहीं है, जो कि फिक्स्ड नेचर का है। तो देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये 1 साल से ऊपर का बोरोइंग होगा, 1 साल से ऊपर का होगा तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये सब लायबिलिटी लिखेंगे। देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये क्या चीज है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है ये भी एक टाइप का टैक्स है। समझे? टैक्स है कि मतलब हम क्या किए, सरकार को कम पैसा दिए, कम दिए पैसा, तो हम लोग को क्या करना होगा, टैक्स जो कम दिए तो आने वाले समय में फिर क्या करना होगा, फिर हम लोग को टैक्स बढ़ा के देना होगा। तो हम लोग को पता चला कि हाँ भैया पिछले साल हम लोग जो है ना थोड़ा टैक्स कम दिए थे, प्रॉफिट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाया था, जिसके वजह से कि हम लोग क्या किया, टैक्स कम दिए। और ये प्रॉफिट क्यों कम दिखाएगा? जैसे कि डिप्रिसिएशन में हम लोग डेप्रिसिएशन यूज कर लिए कोई और मेथड से, और वो कंपनी कोई और मेथड, मतलब ये इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसका अपना मेथड होता है डिप्रिसिएशन यूज करने का। तो मान लीजिए मेरा मेथड से थोड़ा डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा रहा होगा, उसके मेथड से थोड़ा डेप्रिसिएशन कम दिखा रहा होगा, तो हम कम के अकॉर्डिंग ही उसको टैक्स देंगे। मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो कम हम उसको टैक्स देंगे, लेकिन वो जब चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, टैक्स ज्यादा हो गया। तो टैक्स ज्यादा हो गया तो वो टैक्स भी हमको पे करना होगा। वही टैक्स यहां पे हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ताकि ये हम लोग को आगे जब भी आने वाले समय में जब भी हम लायबिलिटी फिर से जब हम टैक्स पे करेंगे उसमें हम इस पैसा को ऐड करके उसको दिखा देंगे। समझे बात को? अब देखिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब है कि जैसे बैंक से कोई लायबिलिटी ले लिए, बैंक से कुछ कर्ज ले लिए, या फिर कोई दोस्त यार से कुछ पैसा ले लिए जो कि हम चलो ठीक है भाई हम 1 साल के बाद तुमको वापस करेंगे, या फिर हम वाइफ से ले लिए, गर्लफ्रेंड से ले लिए। तो ये सब जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उस सब को हम लोग कहां दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे। कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन तो मतलब समझते ही हैं, कोई प्रोविजन होगा तो उसको भी हम लोग यहां पे दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो कुछ ही समय के लिए है ना। जैसे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं करेंट और नॉन करेंट के बारे में। तो देखिए करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी तो समझ गए कि वैसा जो कि कम समय के लिए, क्या है, कम समय के लिए। तो देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कम समय के लिए मतलब 1-2 महीना के लिए हम किसी से उधार पैसा ले लिए, दोस्त था उससे बोले कि भाई 2 महीना के लिए दे दे यार, काम चला दे, वो काम चला दिया, दे दिया पैसा। तो उस सब चीज को हम लोग कहां दिखाएंगे, यहां पे दिखाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ट्रेड पिएबल्स। अब ट्रेड पिएबल्स क्या होता है, बिल्स पिएबल सुने हैं ना, बस वही चीज है ट्रेड पिएबल्स, बस बिल्स पिएबल जैसे देखे हैं तो उसको भी हम लोग यहां पे दिखा देंगे। फिर देखिए अदर करेंट लायबिलिटी, कोई दूसरा करेंट लायबिलिटी हो। दूसरा करेंट लायबिलिटी मतलब जिसको हम लोग इसमें शॉर्ट टर्म में भी नहीं दिखा पाए, मतलब है कि कम समय के लिए किसी से पैसा लिए हो, जैसे बोरोइंग में होता है वैसे ही। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कुछ ऐसा प्रोविजन हो जो कि कम समय के लिए हम लोग लगा के रखे हो, कम समय के लॉस के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर सबको हम लोग यहां जोड़ के रखेंगे। अच्छा ये जो 2 देख रहे हैं आप लोग, फिगर क्या लिखा हुआ है, फिगर एज एट एंड ऑफ करेंट ईयर। क्या चीज, एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर के एंड में मतलब इस साल का जो बैलेंस शीट जो एक्चुअल बना रहा है ना, वो ये फिगर है, वो ये हम लोग को मतलब लिखना है। समझे, ये जो फिगर है वो है ये, और ये जो बैलेंस शीट है ये पिछले साल का, फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बैलेंस शीट। तो कंपनीज अकाउंटिंग कहता है कि भैया आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको कंपेयर करना होगा पिछले साल से, कंपेयर करके आपको बताना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, फिगर एज एट करेंट ईयर,
करेंट ईयर के एंड में जो फिगर हुआ, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे लाइबिलिटी साइड का, और ये लाइबिलिटी साइड का होगा जो कि प्रीवियस ईयर का फिगर होगा। समझे? तो दोनों को हम लोग को कंपेयर करके बनाना है। हम लोग चाहे तो सिर्फ करेंट ईयर का भी बना सकते हैं, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग एसेट्स देखते हैं कि एसेट्स में कैसे कैसे उसको भी समझेंगे। तो गाइज ये साइड आ गया मेरा एसेट का साइड। इससे पहले लाइबिलिटी वाला हम लोग पार्ट देख लिए। तो लाइबिलिटी जो होगा इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, समझ रहे ना बात? इसके ऊपर लाइबिलिटी लिखा होगा, लाइबिलिटी के ठीक नीचे हम लोग एसेट लिखेंगे, एकदम पूरा वर्टिकली लिखेंगे, समझे? अब चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि एसेट में क्या क्या चीज लिखते हैं। एसेट में वही सब जो जनरली लिखा जाता है, और नॉर्मल बैलेंस शीट में मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में वही सब टर्म है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट लिखा जाता है। नॉन करेंट मतलब फिक्स्ड एसेट वगैरह जो कि करेंट नहीं है, जो कि लगभग 1 साल से ऊपर जो एसेट चलने वाला है। जैसे फिक्स्ड एसेट में टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? तो देखिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो एसेट जो कि मेरा जो आधा बन चुका है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कंपनी कोई बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, तो बिल्डिंग जैसे बना रहा है, तो बिल्डिंग अभी आधा ही बना है, पूरा नहीं बना है। तो आधा जो बना है तो वो भी तो मेरा एक एसेट है। वो सब टाइप का एसेट को हम लोग यहां लिखेंगे। मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है, मतलब होने वाला है, पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग यहां पे दिखाते हैं। टेंजेबल इंटेंजेबल तो मतलब समझते ही हैं। अब देखिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि जिसको हम लोग तुरंत भजाने वाले नहीं है, हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल टाइम लगेगा वैसा को, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग आराम से लिख देंगे। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे कि उधर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था मतलब क्या है कि सरकार को हम लोग टैक्स कम दे दिए हैं और मतलब कि और हुआ है ज्यादा टैक्स, तो वहां लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता था। तो यहां पे ठीक वैसे ही होगा कि ज्यादा हम लोग टैक्स दे दिए और टैक्स लाइबिलिटी हुआ है कम, तो सरकार के पास मेरा कुछ पैसा जमा है, तो जो पैसा जमा है वही मेरा क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। और जब भी हम लोग टैक्स जमा करने जाएंगे तो उस पैसा को रिडीम कर लेंगे, मतलब उतना हम लोग कम ही जमा करेंगे। समझे बात को? चलिए, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अभी लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन मतलब जानते ही हैं कि ऐसा हम लोग लोन दिए हैं, क्या हुआ, कंपनी एक ऐसा लोन दिया है जो कि थोड़ा टाइम लगेगा, जिसको वसूली करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा लंबा समय के लिए हम लोग दिए, 2-4 साल के लिए दिए होंगे, मतलब साल भर से अगर ऊपर दिए हुए हैं तो वो सब हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन में। एडवांस किसी को पेमेंट किए हुए हैं वो सब भी हम लोग लिखेंगे। नॉन अदर एसेट, नॉन अदर एसेट मतलब इस सब में जो भी नहीं आता होगा एसेट, उस सब को फिर एक मतलब फिक्स्ड अगर वो होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, करेंट एसेट। करेंट एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग तुरंत भजाने का क्षमता हो, मतलब तुरंत एकदम तुरंत कैश कर सके, ठीक है, 2-3 महीने के अंदर वो कैश हो जाए। देखिए, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि 1-2 महीना से ज्यादा के लिए नहीं है, समझ रहे ना बात। फिर उसके बाद देखिए, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, स्टॉक को ही इन्वेंट्री बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश हो या चेक हो, वो सब क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मतलब कुछ ऐसा हम लोग एडवांस दिए हैं या कुछ ऐसा लोन हम लोग दिए हुए हैं जो कि कम समय के लिए दिए हैं, 1-2 महीना 10-15 दिन के लिए जो दिए होंगे, तो वो सब हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है। अदर करेंट एसेट, और कुछ ऐसा एसेट जो कि इस सब करेंट में नहीं आता होगा, उस सब को लिख के टोटल कर देंगे, तो ये जो टोटल है एसेट का, जो टोटल है ये टोटल लायबिलिटी के टोटल से बराबर होना चाहिए। और यहां पे फिर ऐसे करके डबल लाइन दे देंगे ताकि वो दोनों बराबर हो गया, ये एसेट और वो लायबिलिटी। लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल, दोनों का टोटल क्या हो जाना चाहिए, एकदम बराबर हो जाना चाहिए, समझ रहे ना, तभी जाके ये बैलेंस शीट मैच करेगा, ये वर्टिकल बैलेंस शीट हो जाता है। तो चलिए अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, नोट्स ऑफ अकाउंट, जो जिसमें हम लोग कि शेयर कैपिटल को देखते हैं कि वो कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें। तो गाइस देखिए, यही है नोट्स ऑफ अकाउंट। ये जो है ये ऐड है, मतलब कि हम लोग जो बनाते हैं बैलेंस शीट के बाद ये बनता है नोट्स ऑफ अकाउंट। और कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि नोट्स ऑफ अकाउंट भी बनाना
कंपलसरी है। नोट्स ऑफ अकाउंट में देखिए क्या क्या चीज है। नोट्स ऑफ अकाउंट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में पता है ना? नहीं पता है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम लोग यहाँ लिखते हैं चाहे जितना भी हो, जैसे कि 2000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच करके यहाँ पे जो अमाउंट हुआ वो लिख दिए। ये मेरे कैपिटल का नॉमिनल शेयर है, मेरे कंपनी का नॉमिनल शेयर है, ये पता है ना आपको। और यहाँ पे भी सेम है वही चीज कि 10 मान लीजिए 1000 शेयर है तो 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच करके लिख दिए, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिख के अकाउंट को क्लोज कर दिए। ठीक, उसके बाद देखिए फिर इशूड शेयर। इशूड मतलब क्या कि जो हम लोग इस ऑथोराइज में से जो जितना शेयर हम लोग इशू करने का बात किए, कंपनी जितना का एप्लीकेशन जितना का प्रोस्पेक्टस लॉन्च किया कि हमको भैया इतना का इशू चाहिए, वो हुआ यहाँ पे। तो इसमें भी सेम केस 1000 शेयर ऑफ जितना हम लोग इशू करेंगे उतना हम लोग लिख देंगे अमाउंट और फिर इसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब है कि यहां तक का चीज मेरे बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। समझ रहे ना बात? मतलब इशू शेयर क्या हो रहा है उससे बैलेंस शीट को कोई मतलब नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट को। तो मतलब किस चीज से? मतलब है सब्सक्राइब कैपिटल से। पता है ना आप लोग को सब्सक्राइब कैपिटल? अगर नहीं पता है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। फुल्ली पेड है जितना भी शेयर सब्सक्राइब हुआ सारा का सारा पेमेंट हो गया, कुछ भी उसमें पैसा बाकी नहीं है, कोई भी कॉल्ड अप मनी या कोई भी एरियर बाकी नहीं है। तो उस पूरे पैसा को जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में होगा वैसे यहां पे हम लोग लिख के रख देंगे। ठीक, लिख के रख दिए। और उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कुछ तो ऐसा शेयर होगा जो कि सब्सक्राइब किए लेकिन पूरा पेड अप नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ शेयर। तो जो शेयर ऐसा होगा उसी को यहां पे हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। उसका अमाउंट यहां लिखेंगे जितना भी सब्सक्राइब हुआ लेकिन पूरा अमाउंट नहीं मिला है। तो देखते जाइए यहां लिखेंगे, सॉरी इसका नहीं, इसका लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ, जितना भी लिखे हो इक्विटी शेयर ऑफ जो भी होगा उसको कॉल्ड अप बोल के यहां पे लिखेंगे कि उतना हम लोग कॉल किए। जैसे कि मान लीजिए कि 100 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं @10 ईच, इशू कर रहे हैं 100 शेयर @10 ईच। इसमें से हम अभी तक मात्र कॉल किए हैं सिर्फ 100 @8 ईच, मतलब 8 रुपया के हिसाब से हम मात्र इशू किए हैं। तो हम लोग को ये लिखना है 100 इक्विटी शेयर @8 ईच कॉल्ड अप, वो अमाउंट यहां पे हम लोग लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए लेस कॉल्स इन एरियर। इसमें कुछ तो आदमी ऐसा पक्का होगा जो कि पैसा नहीं दिया होगा, और नहीं भी होगा, नहीं होगा तो ये चीज हम लोग नहीं लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। होगा तो लिख देंगे। कुछ आदमी ऐसा होगा कि एडवांस में पेमेंट कर दिया होगा, तो एडवांस में पेमेंट में अदर करेंट लाइबिलिटी जो है एडवांस में पेमेंट में, वहां हम लोग जाके उसको कॉल्स इन एडवांस को दिखा देते हैं अदर करेंट लाइबिलिटी में। ठीक है, और देखिए कॉल्स इन एरियर तो हो गया यहाँ पे मेरा, कॉल्स इन एरियर जो भी बना उसको हम लोग यहाँ पे लेस कर दिए। ठीक है, देखिए जो कॉल्ड अप था उसको लिखे, कॉल्स इन एरियर जो मेरा बना लेस किए। फिर प्रेफरेंस शेयर में भी सेम चीज होता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही छोटा सा अंतर है, सब आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो देखिए अभी प्रेफरेंस शेयर वाला आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, और देखिए प्रेफरेंस शेयर भी सेम उसी तरीके से लिख दिए, उसका भी जो कॉल्ड अप अमाउंट होगा वो लिखेंगे। कॉल्ड अप, पूरा अमाउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, और देखिए उसके बाद इसमें भी कुछ ना कुछ एरियर होगा, कॉल्स इन एरियर होगा तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसका भी एडवांस होगा तो सेम फिर वहीं पे जहां पे ये था, याद है ना, करंट अदर करंट लाइबिलिटी, वहां पे जाके हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद ये सब तो लिख दिए यहाँ पे, और इस सब को क्या करेंगे, जो मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर इसको प्लस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। मतलब क्या है कि इस सब को जोड़ घटाव करके यहाँ पे हम लोग को लिख देना है। ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद ऐड फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड मतलब क्या होता है? जो शेयर हम लोग जब्त कर लेते हैं, जो भी आदमी कॉल्स इन एरियर किया, मतलब पैसा नहीं देने के लिए इच्छुक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका शेयर आराम से हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम उसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो वो अमाउंट फॉरफिटेड अमाउंट मतलब क्या है कि जितना वो पैसा दिया होगा, वो समझ रहे ना बात, कि जितना भी वो पैसा दिया होगा, मान लीजिए कि ये आदमी है जो कि 100 मान लीजिए हम शेयर इशू किए 10 रुपया के हिसाब से, इसमें से क्या हुआ 90 तो पूरा पेमेंट कर दिया, 90 पूरा पेमेंट कर दिया, लेकिन 10 को जो शेयर बचा वो 2 रुपया का पेमेंट नहीं किया, 2 रुपया का पेमेंट नहीं किया। मतलब ये हो गया कॉल्स इन एरियर।
समझे ना बात, एरियर हो गया। तो ये 2 रुपया का पेमेंट नहीं किया तो कितना कर चुका है, 8 रुपया पेमेंट कर चुका है। ये 8 रुपया यहां पे लिखाएगा, समझे बात, 8 गुने 10 यानी कि 80 रुपया। तो यहां पे लिखाएगा ऐड फॉरफिटेड शेयर 80 रुपया, ठीक है, लिख देंगे। और इस सारे अमाउंट को हम लोग जोड़ के और कहां दिखा देंगे, अमाउंट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। कहां पे दिखाए थे, सबसे ऊपर में जो था शेयर कैपिटल, वहीं पे ये लिखाएगा बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल, समझे बात। तो ये है मेरे कंपनी का एक्चुअल शेयर कैपिटल, समझ गए ना पूरे अच्छे तरीके से। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा टर्म जितना भी यूज होता है ये सब हम लोग समझ गए। बैलेंस शीट कैसे बनता है, नोट्स ऑफ अकाउंट कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से थम्स अप दबा दे, जल्दी से जाके लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो भी आप लोग ग्रुप यूज करते हैं सब जगह ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी आके सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।